numbers beating expectations. That BlackRock is by far the largest with roughly a 35% market share of domestic market. I was so angry at myself. I was just mortified at myself. इट वॉज वेरी एस्टॉनिशिंग फॉर मी टू नो कि एक बंदा जो पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड को इतने वेज में इन्फ्लुएंस करता है उसके बारे में इतने सारे लोग कुछ जानते ही नहीं है। द नेम ऑफ दिस पर्सन इज लैरी फिंक एंड ही इज द को फाउंडर ऑफ ब्लैक रॉक, जो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, ब्लैक रॉक कंपनी अराउंड $10 ट्रिलियन के एसेट्स एंड फंड्स मैनेज करती है एंड ये लिटरली पूरे यूएसए कंट्री की आधी जीडीपी है। टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, यूएसए की करंट जीडीपी $23 ट्रिलियन है। मतलब पूरी यूएसए की कंट्री का आधा पैसा ब्लैक रॉक मैनेज करता है। ब्लैक रॉक वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द रिच एंड पावरफुल लोगों के पैसे को मैनेज करता है एंड जो लोग ऑलरेडी अमीर हैं उनको और ज्यादा अमीर बनाने का काम करता है। ब्लैक रॉक वर्ल्ड के टॉप 500 रिचेस्ट लोगों में से बहुत लोगों के साथ काम करता है एंड इसलिए लैरी फिंक को वर्ल्ड का फाइनेंशियल लीडर कहा जाता है, क्योंकि इन अमीर लोगों की वेल्थ जो भी ऊपर नीचे होती है उसके बहुत सारे रीजंस तो होते ही हैं, बट एक रीजन है उनका पैसा कहाँ इन्वेस्टेड है एंड कितना ग्रो हो रहा है एंड ये सब वेल्थ मैनेजर्स देखते हैं। एंड क्योंकि बहुत सारे रिच लोगों की पर्सनल वेल्थ मैनेज करती है लैरी फिंक की कंपनी ब्लैक रॉक, इसलिए लैरी का कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल वर्ल्ड के ऊपर बहुत ज्यादा है। बट क्योंकि लैरी फिंक को बहुत कम लोग ही जानते हैं, सो लेट अस अंडरस्टैंड कि लैरी फिंक कौन है एंड उन्होंने ब्लैक रॉक कंपनी कैसे बिल्ड करी। तो लैरी फिंक की स्टोरी शुरू होती है 1976 में, जब उनने अपना MBA खत्म किया एंड उनकी पहली जॉब लगी फर्स्ट बॉस्टन में, जो एक न्यूयॉर्क बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंक था। उनके फादर की एक शू शॉप थी, बट क्योंकि उनको उस बिजनेस में नहीं जाना था तो फाइनेंस सेक्टर एंड स्पेसिफिकली टेक फाइनेंस एक जगह थी जिसमें उनको खास इंटरेस्ट था। सो फर्स्ट बॉस्टन में लैरी बेसिकली बॉन्ड ट्रेडिंग डिपार्टमेंट में थे एंड लेटर ऑन उनके बॉन्ड ट्रेडिंग में अच्छे काम की वजह से उनको कुछ प्रमोशंस मिले, जिसके बाद वो मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज का डिपार्टमेंट भी संभालने लगे। अब मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज 1980s के टाइम पे बहुत नया टर्म था एंड लैरी वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्संस जिनने मॉर्गेज सिक्योरिटीज के सेक्टर को ग्रो किया था। मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज को समझने के लिए लेट मी शेयर एन एग्जांपल विद यू। समझो कि मैं एक बैंक हूं एंड आप एक कस्टमर हो। अब जो बैंक्स की जनरल वर्किंग होती है उसमें आप मेरे पास 10 लाख का लोन लेने आए एंड मैंने आपको वो 10 लाख का लोन सैंक्शन किया एंड इस लोन के बदले में मैंने आपसे कुछ सिक्योरिटी बैक करवाई, जो आपका घर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है या कुछ भी दूसरी एसेट हो सकती है, जो इसलिए रखवाई जाती है कि अगर आप कल को मेरे को लोन वापस ना कर पाओ तो मैं इस प्रॉपर्टी या उस एसेट को यूज करके अपना जो भी अमाउंट है वो रिकवर कर लूं। अब लोन देने के टाइम पे मेरे बैंक से आपके जैसे कस्टमर्स के पास मेरे बैंक का पैसा चला जाता है, बट मेरे को वो पैसा अगर अपने बैंक में वापस चाहिए तो मैं क्या करूंगा? इसका सोल्यूशन है कि मैं अपने सारे बैंक के लोन्स का एक बंडल बनाऊंगा एंड जाके एक इन्वेस्टमेंट बैंक को बेच दूंगा। इन्वेस्टमेंट बैंक मेरे को लोन अमाउंट का पैसा दे देगी एंड बाद में आप जाके मेरी जगह उस इन्वेस्टमेंट बैंक को अपना लोन रीपे करोगे। एंड दिस इज मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, जहां बेसिकली बैंक अपने सारे लोन्स का एक बंडल बना के इन्वेस्टमेंट बैंक को बेच देता है एंड उनसे पैसा ले लेता है। बट ये टर्म सिर्फ उन्हीं लोन्स के लिए अप्लाई होता है जो किसी सिक्योरिटी से बैक्ड होते हैं। अब उन लोन्स को फिर रिकवर करना इन्वेस्टमेंट बैंक का काम बन जाता है एंड कोई भी लोग अगर उस लोन में डिफॉल्टर्स भी करते हैं या नहीं चुका पाते हैं तो उनके जो एसेट्स होते हैं जैसे घर या गोल्ड, अब वो इन्वेस्टमेंट बैंक का हो जाता है एंड इन्वेस्टमेंट बैंक फिर उन सिक्योरिटीज को अपने क्लाइंट्स को एक इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में दे देता है या उनकी एक फेयर वैल्यू पे नेगोशिएशन करके उनको मार्केट में जाके किसी भी कस्टमर को सेल ऑफ कर देते हैं। मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज बहुत सारे फॉर्म्स में होती हैं एंड इन्हें करने का सिंपल रीजन यही था कि उस टाइम पे रियल एस्टेट एंड बहुत एसेट्स के रेट्स डाउन चल रहे थे एंड बैंक्स को रिसेशन आता हुआ दिख रहा था कुछ सालों के अंदर, इसलिए उनको जो भी लोन्स ऐसे लगते थे जो वो रिकवर नहीं कर पाएंगे वो उनका एक बंडल बना के पहले ही इन्वेस्टमेंट बैंक को सेल ऑफ कर देते थे एंड अब उन लोन्स एंड लॉसेस को रिकवर करने का काम इन्वेस्टमेंट बैंकर का हो जाता था। मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज 2008 में आने वाले रिसेशन का एक बहुत बड़ा मेजर रीजन भी था। बट मूविंग ऑन, लैरी अपने जॉब में एक्सेलेंट काम कर रहे थे। वो मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज एंड बहुत सारे बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में अच्छी ग्रोथ दिखा रहे थे अपनी कंपनी को, जिसकी वजह से वो फर्स्ट बॉस्टन बैंक में अपने डिपार्टमेंट में यंगेस्ट सीनियर मैनेजर भी बन पाए एट द एज ऑफ ओनली 31 ईयर्स। इन्हीं मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज में ट्रेड करके लैरी फिंक ने फर्स्ट बॉस्टन कंपनी के लिए $1 ट्रिलियन का पैसे बना दिए थे एंड ही वाज आल्सो नोन एज द मोस्ट प्रॉफिटेबल मैन एट फर्स्ट बॉस्टन। बट जब भी आप अपने करियर के टॉप लेवल पे होते हो तब कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो आपको नीचे खींच के ले आती है एंड बिल्कुल ऐसा ही हुआ लैरी के साथ भी, जब उनके डिपार्टमेंट को फर्स्ट बॉस्टन के अंदर $100 मिलियन का लॉसेस हुए एंड ये लॉस उस कंपनी को हुआ था एक रिस्की इन्वेस्टमेंट डिसीजन की वजह से जो लैरी ने अपने डिपार्टमेंट को करने को बोला था। बेसिकली लैरी के कहने पे उनके डिपार्टमेंट ने मार्केट में एक पोजीशन होल्ड करी थी ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रेडिक्शन कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे एंड वो ज्यादा पैसा बनाएंगे, बट इंस्टेड उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट नीचे ही आते गए एंड उनके क्लाइंट्स को $100 मिलियन का ह्यूज लॉस हुआ
एंड सो जहां उनकी रेपुटेशन थी सबसे ज़्यादा पैसा बनाने की, वो पूरी तो चली ही गई थी। बट फर्स्ट बॉस्टन ने फिर भी उनको डायरेक्टली फायर नहीं किया, बट उनने अपने CEO बनने की पोजीशन खो दी एंड अब वो फर्स्ट बॉस्टन से बाहर आ गए थे। बट फर्स्ट बॉस्टन को छोड़ने के बाद लैरी को कुछ बड़ा करने की इच्छा थी एंड वो जिस स्टेज पे उस टाइम थे वहां रुकने वाले तो थे नहीं। तो 1.5 साल का ब्रेक लेके एंड थोड़ी पढ़ाई एंड चिल करने के बाद उनको अपना खुद का कुछ नया स्टार्ट करना था एंड तब फॉर्मेशन हुआ ब्लैकस्टोन कंपनी का। 1988 में उनने अपना खुद का इन्वेस्टमेंट बैंक स्टार्ट करने का सोचा, बट ही नीडेड इन्वेस्टमेंट एंड इसलिए पीट पीटरसन एंड स्टीव श्वार्ज़मैन जो ऑलरेडी ब्लैकस्टोन के फाउंडर्स थे, उनने लैरी को 50% की इक्विटी देके अपनी कंपनी में काम करने दिया एंड उनको $5 मिलियन की डेट फाइनेंसिंग दी फॉर द स्टार्टिंग अप। लैरी ने अपनी मेहनत करके अपना क्लाइंटेल बिल्ड किया एंड बाय 1993 लैरी का ग्रुप $20 बिलियन मैनेज कर रहा था। बट उसी साल के आखिर में स्टीव एंड लैरी के बीच कुछ डिस्प्यूट्स हुए इक्विटी शेयरिंग को लेकर, जहां लैरी को चाहिए था कि वो जितने भी न्यू हायर्स करें उनको वो अपना थोड़ा सा इक्विटी शेयर भी दें ताकि वो अच्छे टैलेंट्स को अट्रैक्ट कर पाएं। बट स्टीव को अपनी इक्विटी प्रिजर्व करनी थी एंड हेंस लैरी ने ब्लैकस्टोन कंपनी से स्प्लिट कर लिया एंड ब्लैक रॉक डिवीजन को स्टार्ट किया। एंड ईयर 1994 में ब्लैक रॉक कंपनी की स्टार्टिंग हुई, जहां लैरी फिंक ऑलरेडी $20 बिलियन तो मैनेज कर ही रहे थे। बट ईयर 1994 के एंड तक आते आते उनके पास $53 बिलियन का पोर्टफोलियो हो गया था अंडर देयर कंपनीज मैनेजमेंट। ब्लैक रॉक को ग्रो करते करते आगे जाते जाते कुछ मिस्टेक्स एंड गूफअप्स तो फिर भी हुए थे, बट लैरी ने अपनी मिस्टेक से एक चीज बहुत क्लियरली सीखी थी कि एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड अ फाइनेंशियल पर्सन आप अपने क्लाइंट्स के लिए मार्केट में जो भी रिस्क ले रहे हो उसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना एंड मिटिगेट करना इंपॉर्टेंट है। एंड क्योंकि ब्लैक रॉक कंपनी एंड लैरी फिंक बहुत अच्छे से रिस्क एनालाइज करके अच्छे इन्वेस्टमेंट कर पा रहे थे, तो उनकी कंपनी भी ग्रो हो रही थी। 1999 में ब्लैक रॉक ने IPO लॉन्च किया एंड वो स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी भी बन गए। स्टॉक मार्केट लिस्टिंग से इवन दो वो इनिशियली इतने खुश नहीं थे, बट लेटर ऑन उनके लिए वो भी चीज बेनिफिशियल हो गई। जब 2022 में .com बबल सामने आया था एंड मार्केट क्रैश हुआ था, तो उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स एंड कंपनीज ने पैसा गंवाया एंड तब लोग दूसरे बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चूज करने के लिए सर्च कर रहे थे। एंड जब लोगों ने देखा कि ब्लैक रॉक अच्छी परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स दे रहा है अपने क्लाइंट्स को, तो उन्होंने ब्लैक रॉक को अपने कंपनी के एसेट्स मैनेज करने को दिए एंड ब्लैक रॉक का पोर्टफोलियो भी इससे सिमिलरली ग्रो हुआ। 2004 में उन्हें एक्विजिशंस भी स्टार्ट कर दिए थे, जहां ब्लैक रॉक ने स्टेट स्ट्रीट रिसर्च एंड मैनेजमेंट कंपनी का $375 बिलियन का पोर्टफोलियो एक्वायर किया एंड 2006 में $544 बिलियन के वेल्थ मैनेजमेंट लेके मैरिल लिंच इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के साथ भी मर्ज किया, जिससे उनके पास ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन के एसेट्स आ गए अंडर मैनेजमेंट। एंड सो ये एक्विजिशन बड़ा फ्रूटफुल था ब्लैक रॉक कंपनी के लिए एंड इन एक्विजिशन के थ्रू उनका पर्सनल वेल्थ पोर्टफोलियो भी ग्रो हुआ था। अब इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इतने क्राइसिस के टाइम पे ब्लैक रॉक इतना अच्छा पैसा अपने क्लाइंट्स को कैसे बना के दे रहा था, जब बाकी सारी इन्वेस्टमेंट फर्म रिस्की इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसा गंवा रही थी। इसके पीछे का रीजन था अलादीन। अलादीन बेसिकली बोला जाता है एक सिस्टम को जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो रिस्क एनालाइज करते हैं एंड ये बेसिकली एक टाइप ऑफ वर्किंग थी, जहां ब्लैक रॉक में अराउंड 5000 से भी ज्यादा कंप्यूटर्स थे जो रिस्क एनालाइज करते थे एंड रिस्क को प्रिडिक्ट करते थे, जिसको फर्दर एनालाइज करके उनकी इन्वेस्टमेंट टीम डिसीजन लेती थी कि उनको कहाँ एंड कब एंड कितना इन्वेस्ट करना है। जहां 1990s के टाइम पे मोस्टली लोग अभी भी खुद प्रीवियस डेटा एंड रिकॉर्ड्स रीड करके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते थे, वही लैरी ने कंप्यूटर सिस्टम्स एंड एल्गोरिथम्स को काम पे लगाया, जिसको मॉनिटर करके उनकी इन्वेस्टमेंट की रिस्क मिनिमाइज हो जाती थी एंड उनके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो जाते हैं। एंड सो दिन में 5000 से ज्यादा कंप्यूटर्स को रन करना 24 आवर्स के लिए, जिसको बहुत सारे इंजीनियर्स, मैथमेटिशियंस, एनालिस्ट एंड प्रोग्रामर्स एनालाइज करते हैं फॉर इवन द स्मॉलेस्ट पार्ट जो उनकी क्लाइंट्स की ट्रेड को अफेक्ट कर सकता है एंड टू टेक बेटर ट्रेड डिसीजंस एंड मेक मोस्ट ऑफ द मनी फॉर देयर क्लाइंट्स। एंड ये पूरा अलादीन का सिस्टम एंड आइडिया लैरी का था, जो ब्लैक रॉक कंपनी को और भी ज्यादा सक्सेसफुल बना रहा था। एंड सो इन वास्ट सिस्टम्स की वजह से वो अब बेटर ट्रेड ऑप्शंस तो कर ही रहे थे, बट साथ में वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी क्लाइंट्स भी एक्वायर कर रहे थे, जिनको वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड एडवाइसेस देते थे। एंड देखते ही देखते उनके कुछ टाइम में 140 प्लस क्लाइंट्स बन गए थे इन द ब्लैक रॉक एडवाइजरी डिवीजन। इट इज ओनली थ्रू अलादीन दैट करंटली दिस अलादीन सिस्टम अलोन मैनेजेस $9 ट्रिलियन इन वेल्थ। एंड एज अ कंबाइंड प्रोसेस ब्लैक रॉक कंपनी आज के टाइम में अराउंड $12 ट्रिलियन के वेल्थ एंड एसेट्स को मैनेज करती है,
जो बहुत सारे बड़े बड़े अमीर लोगों एंड अमीर कंपनीज के हैं। इवन व्हेन द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 2008 came, most companies and rich people, including the US government, came for help to BlackRock. And Larry Fink personally also for advices. BlackRock was only the very few companies जिसने इस क्राइसिस में भी प्रॉफिट्स बनाए थे। BlackRock even in this crisis period made over $200 million in revenue in 2008. Let us understand what is asset management and what is wealth management. Wealth managers basically वो लोग होते हैं जो दूसरे लोगों की वेल्थ को मैनेज करते हैं एंड उनके वेल्थ को ग्रो करने में उनकी हेल्प करते हैं। एंड इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के बदले में एक वेल्थ मैनेजर या एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी 2 से 3% का कमीशन लेती है ऑन द अमाउंट ऑफ मनी दैट द क्लाइंट कीप्स विद द वेल्थ मैनेजर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक क्लाइंट की तरह किसी वेल्थ मैनेजर को 1 करोड़ रुपए मैनेज करने को देता हूं, तो उसके बदले में मेरे को उसे एक सर्विस फी देनी पड़ेगी जो 2 या 3 लाख रुपए की होगी। एंड सिर्फ इस 1 करोड़ को बढ़ाने के लिए मैं उसे हर महीने या हर साल 2 या 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट फी पे करूंगा। नाउ जस्ट इमेजिन टेकिंग दिस 2% आउट ऑफ द $12 ट्रिलियन इन द वेल्थ मैनेजमेंट जो ब्लैक रॉक के पास पोर्टफोलियो में है करंटली। इट इज समवॉट इक्वल टू $20 बिलियन। एंड सो इसीलिए ब्लैक रॉक कंपनी का मार्जिन आज गूगल और एप्पल जैसी कंपनी से भी ज्यादा है, जहां उनकी कंपनी की करंट वैल्यूएशन $112 बिलियन है, with the yearly revenue of around $19 billion and the profits of around $5 billion. And because Larry is not the largest shareholder in the company, and because he only owns around 20% of the company, his current net worth is somewhere around $1 billion. In equity, Larry के पास currently around 40,000 stocks हैं BlackRock कंपनी के। And so the point might be proven कि Larry फाइनेंशियल वर्ल्ड में इतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल क्यों माने जाते हैं। एंड ऑल्सो इन अ वे वो पूरे फाइनेंशियल सेक्टर को ही रन करते हैं थ्रू देयर पोर्टफोलियो ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ मनी दैट दे डू इन द BlackRock कंपनी। एंड इट इज ओनली मोस्टली बिकॉज ऑफ द BlackRock कंपनी जो वो इतने अल्ट्रा रिच लोगों के पोर्टफोलियोज एंड उनके पैसे को मैनेज करते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास $12 ट्रिलियन का पोर्टफोलियो है ही नहीं जो वो पैसा मैनेज करते हो। एंड बिकॉज BlackRock इज द लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन द वर्ल्ड, इसी वजह से लैरी फिंक को फाइनेंशियल वर्ल्ड का किंग एंड द रूलर बोला जाता है। एंड सो हियर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस केस स्टडी ऑफ लैरी फिंक। आई होप आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो नीचे लाइक बटन जरूर प्रेस कर देना। साइड में आपको सब्सक्राइब का बटन भी मिलेगा, वो भी आप प्रेस कर सकते हो बिकॉज वी रिलीज 2 वीडियोस एवरी वीक एंड इनमें से कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो, इसलिए आप वो बेल आइकन भी प्रेस करके जाना। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। अंटिल देन, बाय बाय।